पंजाब का खैमा बड़ा परेशान है। तो आज दो टेक्टिकल गलतियां हुई है। पंजाब के पास वो थोड़े ऑप्शंस कम थे। चहल की वो जो ओवर थी, क्या उससे पहले खत्म हो सकती थी? अगली ओवर मार्को यानसन को नहीं देना था। मार्को यानसन अच्छी गेंदबाजी नहीं करते, बाटलेट अच्छी गेंदबाजी नहीं करते, तो पंजाब को अपनी गेंदबाजी के ऊपर काम करना होगा। वो ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद पे जब छक्का जड़ दिया तो फिर बाटलेट के पास ज्यादा विकल्प था नहीं। पंजाब के सारे गेंदबाज है, उनके सामने वो अटैकिंग अंदाज उन्होंने दिखाया। हाई क्लास बल्लेबाजी है। देखो ये बहुत स्मार्ट बल्लेबाज हैं। वो ओवर में 22 रन आ गए, मतलब आपने मैच को हल्का कर दिया। इरफान पठान और चितेश्वर पुजारा हमारे साथ गूगल सर्च AI मोड मैच सेंटर लाइव पे। जरा उस फाइनल ओवर की तरफ चलते हैं, क्योंकि सामने 15 रन बनाने हैं मुंबई इंडियंस को। जेवियर बाटलेट का ओवर कुछ अच्छी गेंद थी, लेकिन अपने प्लान से पूरी तरह चूके। कहां चूक हुई उन कुछ क्रूशियल डिलीवरीज पे इरफान भाई? देखिए, सबसे पहले तो ये बाटलेट का इलाका नहीं है गेंदबाजी करने का, और वहां पे वो गेंदबाजी कर रहे थे। एक तो वो यॉर्कर मिस कर देना, उसके बाद जरूर इंटू द पिच गेंदबाजी करना। इस पिच पे क्या काम आया है मुंबई इंडियंस ने जब गेंदबाजी की थी? जब पिच का इस्तेमाल किया है, आप बतौर गेंदबाजी टीम वो गेम में रहे। यहाँ पे तो यार हाई क्लास शॉट ही है। आप क्या चाहते बतौर गेंदबाज? गेंद दूर रखना चाहते हैं, और खैर ये तो बहुत आसान गेंद थी। आखिर में वो ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद पे जब छक्का जड़ दिया तो फिर बाटलेट के पास ज़्यादा विकल्प था नहीं, क्योंकि यॉर्कर मिस कर चुके थे, दोबारा वह जा नहीं सकते। लेकिन तिलक वर्मा हाई क्लास बल्लेबाजी है। देखो ये बहुत स्मार्ट बल्लेबाज हैं। ये वैसा बल्लेबाज है जो गेम की पल्स को बहुत अच्छे से पकड़ता है और जानता है, और इसी वजह से ये वो चीज़ एशिया कप के फाइनल में नजर आई थी। आपको याद होगा पाकिस्तान के सामने वो इनिंग, और यहाँ पे भी ये चेज में जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की है, काबिल तारीफ। पंजाब का खैमा बड़ा परेशान है, बहुत परेशान है। उसका रीज़न मुझे लगता है आज दो टेक्टिकल गलतियां हुई है। चहल की वो जो ओवर थी, क्या उससे पहले खत्म हो सकती थी? अगर वो ओवर हुई भी जिसमें 20 रन आए, क्या लाइन ऑफ स्टंप के बाहर हो सकती थी? और अगली ओवर मार्को यानसन को नहीं देना था, जो मैं कमेंट्री में बोल के भी गया था। अर्शदीप को देना चाहिए था। उनको एक ओवर डिले करके आए, वो ओवर के पहले ही मोमेंटम चला गया था। उसमें एंड में तो बहुत आसान लग रहा था जिस तरह से वो शॉट लगा रहे थे, बट जब आए थे क्रीज पे तो वहां थोड़ी सी फंसी हुई थी मुंबई इंडियंस। और इन्होंने देखिए जब आए तभी अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी थी। फिर उनको लगा कि विकेट गिरे तो थोड़ा सा संभल के खेलना होगा, तो वहाँ पर संभल के भी खेले। और फिर ये जब सेट हो जाते हैं ना, तो ये अलग ही बल्लेबाज नजर आते हैं। और आज भी उन्होंने कुछ उसी तरह से प्रदर्शन किया कि पहले अच्छी स्ट्राइक रेट, फिर संभल के खेला और फिर सेट हो गए। तो पंजाब के सारे गेंदबाज हैं, उनके सामने वो अटैकिंग अंदाज उन्होंने दिखाया, और कभी भी अपनी कामनेस, कंपोजर पूरे इनिंग के दौरान उन्होंने खोई नहीं थी। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मैं ये मैच बड़ी आसानी से जिता सकता हूं, और वो करके दिखाया, क्योंकि उनके पार्टनर भी वहां पर थे, विकेट भी हाथ में थे, और शानदार बल्लेबाजी करी आज। इरफान भाई, जब आपका सीजन थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट होता है, कुछ मैच में परफॉर्मेंस आई है, एक शतक भी आया है तिलक वर्मा का इस सीजन, जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं 54 रन चाहिए 24 गेंदों में, तो आपने आपको बैक कैसे करते हैं जब आपके पास वो स्कोर्स नहीं रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में? हाँ देखिए, मुश्किल तो काम है, लेकिन ये वो खिलाड़ी जिसने अभी वर्ल्ड कप जीता है, ये वो खिलाड़ी है जिसने उससे पहले एशिया कप में फाइनल मैच भारत को जिताया है। तो ये कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है और अच्छा खिलाड़ी है। मुझे ये लगता है मुंबई इंडियंस की जर्सी में या जब भी ये खेलते T20 क्रिकेट में, ये थोड़ा ऊपर खेले, ऊपर बैटिंग करे, ये उनको भाता है। वो थोड़ी गेंद थोड़ी नई रहे, पेस ज़्यादा आए बल्ले पे। और आज की पिच पे ना पेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बाउंस बहुत अच्छा था। बाउंस का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से किया। स्विच हिट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेग साइड को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। सामने भी जो आज शॉट लगाए वो काबिल तारीफ लगाए, अपने शेप को होल्ड करके रखते हैं। टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाजी, लेकिन जो ऊपरा हिस्सा है ना इनका, जो दो कान के बीच में माला ऊपर, बहुत ज़बरदस्त है भाई। ये बहुत कैलकुलेटिव खिलाड़ी है और ये इसी वजह से कामयाब रहेगा, लेकिन इनको सही इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। इस सीजन में भी ना वो 336, हमने स्ट्रगल की बात की है, लेकिन कहाँ पे पहुंच गया ये खिलाड़ी? 336 पे पहुंच गया है। ये अगर रेगुलर 3-4 नंबर बैटिंग करेगा ना, ये इससे ज्यादा रन आपको बना के देगा। आपने मना किया था इरफान भाई, यहाँ नहीं डरवाना, लेकिन ये 18वां ओवर 22 रन, और मार्को यानसन साउथ अफ्रीका के लिए पेस अटैक के लीडर्स में से एक हैं। यस, लेकिन आपको ये भी देखना है कि तिलक वर्मा को किसने परेशान किया था? अर्शदीप ने परेशान किया था। वो वाइड यॉर्कर भी डाली थी, स्लो रन बाउंसर भी डाली थी, हार्डली 8 या 9 रन आए थे। इसका मतलब उनका गेंद टेल हो रहा था, और मार्को यानसन थोड़ा दबाव में ना इस सीजन, इसी वजह से उनको डिले कर सकते थे। वो क्रूशियल बड़ी ओवर थी। अब मैं पल्स की बात करता हूँ, वो जी वो पल्स को जानते हैं, और जैसे ही मार्को यानसन आए, आड़े हाथ लिया तिलक वर्मा ने। जानते थे कि मुझे ये ओवर कोई बड़ी करना है। वो ओवर में 22 रन आ गए, मतलब आपने मैच को हल्का कर दिया। 30 रन ही बचे थे उसके बाद बनाने के लिए, क्योंकि उसके पहले जो ओवर आया था उसमें शायद उतने रन ना आए। लेकिन जब आप इक्वेशन पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, आप 22 रन निकाल देते हैं, उसके बाद आप
क्या अपने आप को बैक करते हैं कि यहाँ से तो मैं गेम निकाल ही लूंगा? जी हाँ, देखिए वो 22 रन का ओवर आने के बाद तो मैच थोड़ा सा आसान हो गया था, बट अर्शदीप की एक ओवर ज़रूर बची थी। बट वो कैलकुलेटिव बल्लेबाजी करते हैं ना आप, फिर गेंदबाज कौन है, फिर आखिरी ओवर कौन डालने वाला है, तो वो सारे कैलकुलेशन चलते हैं बल्लेबाज के माइंड में। बट देखिए पंजाब के पास वो थोड़े ऑप्शंस कम थे, क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाले सिर्फ एक अर्शदीप, उनकी एक ही ओवर बची थी। उसके अलावा मार्को एंसन अच्छी गेंदबाजी नहीं करते, बाटलेट अच्छी गेंदबाजी नहीं करते। तो पंजाब को अपनी गेंदबाजी के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि मुंबई ने वो टैक्टिकली आज वो सही तरह से वो कंपोजर दिखाया आखिरी 3 ओवर में कि जहां पर रन चाहिए थे कौन से बॉलर को टारगेट करना है। देखिए यस इरफान भाई, बुमराह ने क्या किया था, 2 विकेट आई थी ना, जब एक ओवर में 2 विकेट शार्दुल ठाकुर ने ले ली तो बुमराह ने अगला ओवर किसको दिया, राज अंगद बावो को दिया। वो अपने जो छठे 7वें गेंदबाज को ना जल्दी से एक ओवर निकालना चाहते थे, वहां पे उन्होंने भी आके विकेट निकाल दिया, वो अलग बात है, लेकिन टेक्टिकली बहुत सही था। यहाँ पे क्या श्रेयस अय्यर वो एक काम कर सकते थे कि अगर 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने चले जिनका रिकॉर्ड उनके सामने अच्छा नहीं रहा, तो क्या एक और उनके पास जो गेंदबाजी का विकल्प है, शशांक है उनके पास, सूर्यांश शेडगे है, क्या एक ओवर उनकी निकाल के रख सकते थे ताकि आखिरी में गेम चलाना उनके लिए आसान रह जाता। विल जैक्स जिस तरह वो आए थे क्रीज पे तो उस टाइम पे 149 रन ही बने थे। तिलक वर्मा अकेले तो कुछ नहीं करने वाले थे, वहां 7 तो चाहिए था। विल जैक्स इस पारी को कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, ये तो बड़े कमाल के बल्लेबाज है, क्योंकि वैसे टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, बट मुंबई इंडियंस के लिए वहाँ पर 6-7 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, और आते ही उन्होंने अपनी बल्ले से इम्पैक्ट दिखाया, जिस तरह से बल्लेबाजी करी है, शानदार बल्लेबाजी थी। भाई 4 विकेट्स ले लिए और क्या दिखाएंगे, मतलब 4 से ज्यादा तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। दिस इज ब्रिलियंट फ्रॉम शार्दुल ठाकुर। ये एब्सोल्यूट, इस गेंद पे के पहले ना छक्का आया था, हाँ। उसमें वो लाइन और लेंथ स्टंप पे थी, लेग स्टंप पे थी, यहाँ पे क्रॉस सीम से बॉल डाली, गेंद बाहर की तरफ भी गई, और सेट बैट्समैन को आउट करना इस पिच पे वाज वेरी क्रूशल। उसके बाद जब श्रेयस अय्यर आए, पिच ऑफ द डिलीवरी, इनकी स्पेल की सबसे बेहतरीन डिलीवरी, क्योंकि यहाँ पे भी चौका खाए थे पिछली गेंद पे, फिर दोबारा अपनी लाइन को बेहतर किया, दोबारा अपनी लेंथ को बेहतर किया, और ये वो ट्रायर है ना श्रेयस शार्दुल ठाकुर, क्योंकि जब जब कोई मुश्किल काम करना होता है, ये इन पे आप अगर भरोसा जताएंगे ना, ये कभी भी मायूस नहीं करेंगे आपको, उस तरीके का ट्रायर है, इसी वजह से उसे रिजल्ट भी मिलता है। सूर्यांश शेडगे भी परफॉर्म करते थे, और यहाँ पे मार्को एंसन की भी बल्लेबाजी ज़रूर रंग नहीं लाई थी, लेकिन ये बहुत बेटर बल्लेबाज है, उनको भी आउट किया अच्छी लेंथ के साथ। एक चीज़ है, अपनी लाइन का कंट्रोल, लेंथ का कंट्रोल, क्रॉस सीम डिलीवरी का इस्तेमाल, ये रेगुलर करते हैं और इसी वजह से इन्हें कामयाबी मिलती है। मुझे भाई टीम अगर एलिमिनेट भी हो जाए, ये यंगस्टर मेंटालिटी के बारे में बताइए, क्योंकि आपको मौका मिला है मुंबई इंडियंस जैसी एक लेगेसी फ्रेंचाइज के साथ खेलने का, और आपने विकेट भी लिया है, एंड देन यू टेक अ कैच लाइक दिस। देखिए राज ने बहुत शानदार तरीके से वो कैच पकड़ा, बहुत आगे खड़े थे मिड विकेट में, रिएक्शन टाइम उनके पास बहुत कम था, गेंद तेजी से जा रही थी, और अपने लेफ्ट में वो कूद के वो कैच पकड़ रहे थे। शानदार सा कैच, एक्चुअली वो गेंद इतनी विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी, बट इन्होंने विकेट टेकिंग डिलीवरी बना दी, तो बहुत अच्छा कैच, और उनकी गेंदबाजी भी अच्छी रही थी आज। वो क्रूशल एक कूपर कॉर्नली का विकेट जो था वो राज अंगद बावा ने आज लिया था। अब करें तो क्या करें, क्योंकि आपके बचे हैं 2 मुकाबले, एक आरसीबी है, आप यहीं खेलने वाले हैं, धर्मशाला में आप 2 मुकाबले हार चुके हैं, और आखिरी मुकाबला है एलएसजी के खिलाफ लखनऊ में। विच एलएसजी विल टर्न अप वी डोंट नो। भाई उससे पहले तो आरसीबी के सामने ना जो मुकाबला, ये बड़ा खतरनाक मुकाबला होगा, क्योंकि टॉप क्वालिटी की साइड है, उनकी गेंदबाजी बड़ी कमाल की है। सबसे पहले आज की बात करते हैं, देखिए आज के जो मुकाबले में ना ये लड़ी है, ये ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेली है। ज़रूर यहाँ पे अगर आप जीतती ना तो बेहतर होता, लेकिन इससे पहले तो आपने घुटने टेके थे। यहाँ पे थोड़ी टेक्टिकल जो मिस्टेक हुई है, अगर वो ना करते, ये मुकाबला आपके हाथ में था, क्योंकि ये पिच पे मुझे नहीं लगता कोई कहेगा कि यार 200 रन कम बने, बढ़िया रन थे इस पिच पे ना। स्लोअर वन की जो गेंदबाजी थी, दूर वाली जो गेंदबाजी थी, वो आपके काम आती। टेक्टिकल थोड़ी अगर गलतियां ना होती, अर्शदीप की गेंदबाजी पहले आती मार्को एंसन की जगह पे, अगर चहल की या तो ओवर ऑप्शन के बाहर ज़्यादा रहती लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के सामने, जो हमेशा से तकलीफ रहा है, खास करके अगर 2 साल के आंकड़े निकालेंगे, तो वो गलत नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे भी 20 रन आए और मार्को एंसन की भी ओवर में 22 रन आए। सो 2 ओवर में, वो आखिरी की 5 ओवर में अगर 42 रन आ जाते हैं, मतलब आप टेक्टिकली भी थोड़ा सा अगर बेहतर कर लेते तो ये शायद ये चीज़ें ना होती और गेंदबाजों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। तो ये मतलब जब ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो थोड़ा सा तो ये तो कहेंगे ना कि यार हमने कंपैरेटिवली बेटर क्रिकेट खेला है, सिर्फ इस चीज़ को अब बेहतर करना है और हम बेहतर हो जाएंगे। बैटिंग में थोड़ा ज़्यादा बेहतर कमिटमेंट नज़र आया, गेंदबाजी में ओवरऑल ज़्यादा परचेस मिला और ज़्यादा बेहतर नज़र आए थे। ओवरऑल कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। ओके, कॉन्फिडेंस के लिए अब एक छोटा सा क्विज। पंजाब ने 12 मैच खेले, 8 बार एक टीम पंजाब किंग्स, उन्होंने 200 के टोटल्स जो है वो कंसीड किए हैं। कुछ मैचेस ऐसे भी हैं बाय द वे जिसमें इन्होंने पहले बैटिंग की है, लेकिन अगर ऐसी आपकी बॉलिंग रही तो ये जो 2 मैचेस आपके बचे हुए हैं,
क्या प्लेऑफ का रास्ता आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा? देखिए रास्ता मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि पंजाब की टीम ऐसी है कि जिस तरह से पहले 7 मैच में खेली थी, वहाँ पर 6 जीत हासिल करी थी और एक मुकाबला जो केकेआर के साथ नहीं हुआ था बारिश की वजह से, वहाँ पर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। तो ये टीम खराब नहीं है। देखिए बॉलिंग ज़रूर उनकी वीक है, अगर उसको थोड़ा स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, क्या वो टीम मीटिंग में थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं, क्या टैक्टिकल चेंजेस ज़्यादा ला सकते हैं, कौन से गेंदबाज, मेरे ख्याल से लॉकी फर्ग्यूसन, क्योंकि बार्टलेट वो आपको ऑप्शन नहीं दे रहा। आज हमने देख लिया कि वो पावर प्ले में डाल सकते हैं बट डेथ ओवर्स में नहीं डाल सकते, तो लॉकी फर्ग्यूसन को ला सकते हैं वो उनकी जगह पे। और अगला मुकाबला डे गेम है आरसीबी के सामने, तो वहाँ पर 2 स्पिनर भी खिला सकते हैं, क्योंकि यूजी और उसके साथ हरप्रीत बरार, क्या उनको टीम में लाया जा सकता है? ये थोड़े से चेंजेस टीम में पंजाब की टीम ला सकती है, और वो सफ़र जो है इम्पॉसिबल लग रहा है, वो इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। आज भी देखें ना तो विष्णु विनोद को लेके आए थे, वहाँ पे बरार का ऑप्शन था आपके पास, वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। आखिरी की 4 ओवर बाकी थी, आप थोड़ा देख सकते, थोड़ा और रुक सकते थे। बाटले ने भी बल्ला घुमाया है ना, आप जितना पुश कर सकते थे कर लेना चाहिए था। अगर वो कर लेते, इतनी बैटिंग मिल जाती जितनी विष्णु विनोद की मिली, क्योंकि विष्णु विनोद का नीचे एकदम आके आना, वो बड़े शॉट लगाना, जरूर जितनी अपॉर्चुनिटी उनको मिली उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन गेंदबाजी मिल जाती ना। आपको बताओ, लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी मिल जाती, और ये ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने भी अच्छी गेंदबाजी करता है। तो आई थिंक वहां पे फिर गेंदबाजी की जो कमजोरी की बात है वो मजबूती बन जाती। रेस टू प्लेऑफ्स, चेन्नई सुपर किंग्स जिनका मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उन्हीं के घर एकाना स्टेडियम में। ये वो लखनऊ सुपर जायंट्स है जिन्होंने पिछला मैच सीएसके के हाथ गंवाया था, लेकिन उसके पहले आरसीबी को हराया था। अब व्हाट काइंड ऑफ एलएसजी आर वी गोइंग टू गेट, वी डोंट नो, लेकिन एक बात तय है कि अगर सीएसके मैच जीतती है तो पंजाब किंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम 2026 में आउट ऑफ द टॉप 4। अब बताइए, ये सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए कौन इस मुकाबले में आगे है? यार देखो, मुझे लगता है ना कि लखनऊ अपने घर में खेल रही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले मुकाबले में ना लखनऊ पास में आई थी। हाँ। आखिरी में 3 ओवर में 30 रन चाहिए थे सीएसके को, वो फिर अच्छी बल्लेबाजी हुई तो गेम खत्म किया। लेकिन ये तो लखनऊ की पिच है, इसमें तो तेज गेंदबाज गेम में आते हैं, और मुझे लगता है सबसे बड़ा इंपैक्ट जो रहेगा ना चेन्नई के लिए, वो ओवरटन का ना होना, ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएगा। जेमी ओवरटन, ये झटका है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि आप काफी नजदीक हैं, आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक जेमी ओवरटन का ना होना कितना बड़ा मिस है सीएसके के लिए? बहुत बड़ा मिस है। देखिए जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा था, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजी में भी नंबर 7-8 पे वो ऑप्शन दे रहे थे, तो उनका ना खेलना तो बहुत बड़ा झटका है। बट कौन खेलेगा उनकी जगह पे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहाँ पर जैक फोक्स है जो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है, उनका एक ऑप्शन है, वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है सीएसके के लिए, क्योंकि वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। मैट हेनरी भी है, तो गेंदबाजी की तरफ जाते या वहाँ पर लखनऊ की पिच पे थोड़ा सा लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की तरफ सीएसके जाएगी, उसके ऊपर काफ़ी निर्भर रहेगा। 6:30 बजे ऑनवर्ड्स लखनऊ एकाना स्टेडियम, एलएसजी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, बैक टू बैक ये दोनों टीमें खेल रही हैं मुकाबला। जुड़ेगा हमारे साथ जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। यस इरफान भाई, फूजी भाई, सी यू। नंबर 3 पहले नंबर 3 पहले